तो दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा MHD 2 का चैप्टर नंबर 2 का कि मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य के मूल प्रातिनिधिक स्वरों का विश्लेषण कीजिए। तो इनके जो मूल प्रातिनिधिक स्वर हैं वो 3 ही हैं, ठीक है। पहला है राष्ट्रीय नवजागरण, दूसरा है किसान जीवन और तीसरा है नारी जीवन। तो सबसे पहले हम लोग भूमिका देखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त का काव्य द्विवेदी युग के प्रतिनिधि वाणी है, जिसने युग की चेतना, आदर्शों और ज्वलंत समस्याओं को सरल सहज खड़ी बोली में अभिव्यक्त किया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या किया है, पुरानी काव्य परंपरा को छोड़कर खड़ी बोली को अपनाया। और खड़ी बोली मतलब एकदम सहज और सरल भाषा, जिससे जो ज्वलंत समस्याएं थी लोगों के सामने उस समय में, उसको इन्होंने बहुत ही सहज भाषा में लिखा। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के मार्गदर्शन से उन्होंने परंपरागत भाषा और रीतिवादी काव्य से मुक्त होकर साहित्य को देश और जन जीवन के साथ जोड़ा था। तो उनके काव्य के मूल स्वर मुख्य रूप से राष्ट्रीय नवजागरण है, मैंने कहा अभी, राष्ट्रीय नवजागरण है, किसान जीवन है और नारी भावना के इर्द गिर्द घूमते हैं, जो उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में भी उपाधि दिलाते हैं। तो पहला है हमारा, जैसे मैथिली शरण गुप्त के काव्य के मूल स्वर के रूप में पहला है राष्ट्रीय नवजागरण। तो गुप्त जी के काव्य का सबसे बड़ा प्रमुख राष्ट्रीय स्वर जो है वो राष्ट्रीय नवजागरण है, जो भारतेंदु युग की राजभक्ति के द्वंद्व से मुक्त होकर अधिक उग्र, विकसित और आक्रामक रूप में सामने आती है। भारतेंदु के समय का जो राजभक्ति है उसके बिल्कुल विपरीत है और उससे आक्रामक रूप लेकर ये सामने आती है मैथिली शरण गुप्त जी का राष्ट्रीय नवजागरण, ठीक है। अतीत का गौरवगान और वर्तमान का आह्वान, इसमें और क्या होता है, अतीत की चीज़ों का गौरवगान गाया जाता है और वर्तमान में उसकी आह्वान की जाती है। उन्होंने उनकी जो महाकाव्य थी गुप्त जी की, भारत भारती, जो कि 1912 में प्रकाशित हुई थी, उसी के माध्यम से देश के स्वर्णिम अतीत, जैसे हमारा आर्य सभ्यता, गौरवशाली इतिहास का इन्होंने विस्तार से वर्णन किया, लोगों के सामने रखा। इसका उद्देश्य वर्तमान की दयनीय स्थिति पर शोचनीय प्रभाव डालना था और उसी का चित्रण करना था और देशवासियों में आत्मसम्मान और जातीय पहचान का भाव भरकर जागृति लाना था। मतलब वर्तमान समय में अंग्रेजों का जो राज चल रहा था गुप्त जी के समय में, उस समय में हमारे जो देश के लोग थे उन्होंने अपनी जातीय पहचान खो दिया था, अपनी आत्मसम्मान खो रहे थे। तो गुप्त जी ने देखा कि इसको जगाने का बस एक ही माध्यम है, हमारा अतीत का सहारा लेना होगा, ठीक है। उन्होंने वही काम किया। उसके बाद है राष्ट्रीय चेतना का प्रक्षेपण। उन्होंने अतीत के मिथकीय जो प्रसंग थे, जैसे महाभारत के चित्र से लिया, वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रक्षेपित किया, जिससे नवयुवकों में जोश और देश प्रेम का ज्वार उठा। मतलब उन्होंने महाभारत जैसे ग्रंथों से प्रेरणा लेकर लोगों तक उन बातों को पहुंचाया और लोगों में जोश भरने का काम किया, ठीक है। सांप्रदायिक एकता का संदेश देते हैं। कहते हैं कि तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकता के अनुरूप उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव और एकता पर भी बल दिया था। वे विभिन्न भाषा भाषी संप्रदायों के लोगों को एक माला के विविध सुमन मतलब फूल की तरह देश के लिए एक होने का आह्वान करते हैं। मतलब कहते हैं सांप्रदायिकता मतलब एकता का संदेश देते हैं, मतलब बोल रहे हैं कि जितने भी संप्रदाय के लोग हैं सभी लोग मिलकर एक माले की तरह, जिस तरह से एक माला में विभिन्न तरह के फूल रहते हैं, ठीक उसी तरह से देश में सबको एकजुट होकर, सभी धर्मों के लोगों को, सभी जातियों के लोगों को एकजुट होकर रहना होगा। गांधीवादी आदर्शों का समावेश देखने को मिलता है। तो 1916 के बाद उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने उनकी अहिंसा, सत्य, चरखा, स्वदेशी और सविनय अवज्ञा की भावना को अपनी कविताओं में भी जगह दे दिया था, ठीक है। सुधारवादी अतीतमुखी दृष्टि इसमें देखने को मिलती है, ये साफ पॉइंट है इसका, आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। उनकी राष्ट्रीयता में अतीतमुखी जातीय मूलक सुधारवाद का रंग गहरा था। वे प्राचीन आदर्श व्यवस्था, खासकर चतुर्वर्ण व्यवस्था, शूद्रों से भी मातृभूमि की सेवा का आह्वान किया। महावान की पुनः स्थापना के स्वप्न द्वारा हिंदू समाज की निराशा दूर करना चाहते थे। मतलब वे चाहते थे कि हमारे जो चतुर्वर्ण हैं, मतलब अतीतमुखी दृष्टि को दिखाकर वे हमारे चतुर्वर्ण व्यवस्था को एक साथ एकजुट होकर रहने की और राष्ट्र के हित में काम करने की, और हिंदू समाज में जो निराशा छा गई थी उसको दूर करने का प्रयास किया, ठीक है। किसान जीवन में क्या देखने को मिलता है, तो गुप्त जी ने अपने खंड काव्य किसान में, इनका एक खंड काव्य है किसान, जो कि 1915 में आया था। तो उसी के माध्यम से भारतीय किसान के यथार्थ और दारुण जीवन को बिना अतीत का सहारा दिए ठोस सामाजिक भूमि पर स्थापित किया।
किसान जीवन में ये क्या क्या करते हैं, किसी भी अतीत का सहारा नहीं लेते हैं। राष्ट्रीय नवजागरण के लिए इन्होंने अतीत का सहारा लिया था, लेकिन किसान जीवन में ये किसी भी अतीत से सहारा नहीं लेते हैं, लेकिन वर्तमान की जो अवस्था थी उसी को ये ठोस सत्य और सामाजिक भूमि पर मतलब रहते हुए इन्होंने अपनाया और लोगों को दिखाने का प्रयास किया। यथार्थ का चित्रण किया, पहला नंबर बिंदु है यथार्थ का चित्रण किया। मतलब इसमें जो चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने अंग्रेजी सत्ता के शोषण चक्र में फंसे किसानों की दुर्दशा की को प्रमुखता से उठाया। जमींदारी प्रथा, अत्यधिक लगान, कर्ज और तंत्र सर्वस्वांत संपत्ति की नीलामी के कारण किसान के खेत मजदूर बनने की स्थिति को दर्शाया। मतलब यहाँ पर उन्होंने अंग्रेजों के शोषण को दिखाया, अधिक कर्ज और लगान में डूबे हुए लोगों की दयनीय अवस्था को इन्होंने दिखाया। जमींदारी प्रथा के ऊपर इन्होंने बातें की, मतलब यथार्थ का चित्रण किया। यथार्थ का मतलब होता है जो सत्य होता है उसी का इन्होंने चित्रण किया। तो संपत्ति की नीलामी की बातें की इन्होंने, लोगों को अपनी किसान से मजदूर बनते देखा इन्होंने। तो इन सारी सत्य चीज़ों पर आधारित इनका किसान जीवन इन्होंने रचना किया। ठीक है, तो श्रम की महत्ता और पीड़ा पर इन्होंने बात की कि आखिर श्रम की क्या महत्व है, उसकी क्या पीड़ा है। तो उन्होंने बरसा रहा है रवि अनल जैसी पंक्तियों में विपरीत परिस्थितियों, अकाल मौसम में भी किसान के अदम्य कर्मठता और श्रम में लीन रहने की प्रवृत्ति का चित्रण किया। उन्होंने बरसा रहा है रवि अनल, मतलब यहाँ पे ये छोटी लाइन नहीं है, बहुत बड़ी लाइन है। यहाँ पे बता रहा है कि सूर्य जो है वो आग बरस रहा है, फिर भी लोग अपनी कर्मठता के कारण अदम्य साहस के साथ चलते हुए अपना काम कर रहे हैं विपरीत परिस्थिति में भी। जबकि महाजन द्वारा उसका पूरा अन्न हड़प ले जाने की पीड़ा को भी व्यक्त किया। तो यहाँ पे महाजन द्वारा किसानों की पूरी अन्न को, पूरे खाद्य भंडार को हड़प लेने के बाद भी उनकी जो पीड़ा थी, किसानों की जो पीड़ा थी उसको इन्होंने व्यक्त किया। विदेश गमन की समस्या हमारे सामने देखने को मिलती है। तो किसान खंड काव्य का केंद्रीय विषय शर्तबंद कुली बनाकर किसानों को फिजी, मॉरिशस जैसे द्वीपों पर भेजे जाने की मार्मिक व्यथा को सामने लाना था। तो किसान खंड काव्य के माध्यम से इन्होंने क्या किया, किसानों को जो कुली बनाकर, शर्तबंद कुली बनाकर अलग अलग जगहों पर भेजा जाता था, उसका इन्होंने मार्मिक चित्रण किया। अपना खेत होते हुए भी लोग खेतों को हड़प कर किसानों को शर्तबंद कूली बनाकर अलग अलग जगह पर काम करने के लिए जाने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, तो इसके ऊपर भी इन्होंने आवाज़ उठाई। तो यह रचना राजनीतिक स्तर पर इस अमानवीय प्रथा को रोकने की मांग उठाने में सहायक बनती है। उनकी जो यह किसान जीवन है वो इसको रोकने पर, इस पर रोक लगाने की बात करती है। अर्थव्यवस्था पर विचार करने पर विवश करती है। तो उन्होंने अंग्रेजों के अन्न विदेशों में ले जाने की नीति को किसानों की बदहाली का मुख्य कारण बताया और इस नीति को बंद करने का आह्वान किया। मतलब उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था इसलिए बिगड़ा हुआ है क्योंकि भारत का जो अन्न है वो विदेशों में जाता है, तो इसलिए हमारे किसान भाइयों की जो परिस्थिति है वो बहुत ही बिगड़ी हुई है। तो भारत का जो अन्न है वो विदेशों में नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। इसके ऊपर भी इन्होंने बातें की। आगे हमारा नारी भावना, जिसके अंदर हमें गुप्त जी ने राष्ट्रीय नवजागरण के दौरान नारी की सामाजिक स्थिति पर पुनर्विचार किया और उन्हें अपनी रचनाओं में उपेक्षित की भूमिका से उठाकर गरिमा और महत्व प्रदान किया। मतलब नारी भावना की अगर हम लोग बात करें तो जो गुप्त जी थे उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय नवजागरण के दौरान इन्होंने नारियों की जो भावना थी या फिर नारी का जो सम्मान था समाज में, वो उपेक्षिता की भूमिका से हटाकर इन्होंने सम्मान के पद पर दिला दिया, महत्वपूर्ण गरिमा का पद प्रदान किया। ठीक है, तो पहला है उपेक्षित नारी का उत्थान। मतलब साकेत और यशोधरा उनकी नारी भावना के प्रमुख ग्रंथ हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, साकेत की जो नायिका हैं उर्मिला, जो कि लक्ष्मण की पत्नी हैं, और यशोधरा की नायिका जो हैं यशोधरा ही हैं, जो गौतम बुद्ध की पत्नी हैं। दोनों ही उपेक्षिता थी, मतलब दोनों अपने पतियों के द्वारा छोड़ दी जाती हैं। गुप्त जी ने इन्हें केंद्र में लाकर इनकी विरह वेदना, त्याग और व्यक्तित्व की दृढ़ता को आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत किया। तो गुप्त जी ने क्या किया, इसको इन महिलाओं को या फिर इन पत्नियों को उपेक्षित नज़र से नहीं देखा, बल्कि इन्होंने इनको त्याग और व्यक्तित्व की नज़र से देखा कि इन्होंने कितना बड़ा त्याग दिया था अपने पति को महान बनाने में। ठीक है, तो इन्होंने इस तरह से नारियों की सम्मान दिलाई। जागरूक और स्वाभिमानी व्यक्तित्व के रूप में भी नारियों का याद दिलाते हैं और
मतलब सामने लाते हैं। तो उनकी जो नारियां हैं मध्यकालीन बिरहणियों की तरह दिन दुनिया दुखियाँ भूलकर आंसू नहीं बहाती। मतलब मैथिली शरण गुप्त जी की जो काव्य की जो नारियां हैं वो अपनी आँखों के आंसू को नहीं दिखाती हैं। यशोधरा कहती है कि सिद्धि हेतु गए स्वामी गए, यह गौरव की बात है, पर चोरी चोरी गए, यह बड़ी व्याघात है। मतलब यशोधरा मतलब गौतम बुद्ध की पत्नी हैं, जो गौतम बुद्ध रात को जब अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर सत्य की खोज में चले जाते हैं, तो पत्नी कहती है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए हैं, ये बहुत ही गौरव की बात है मेरे लिए, लेकिन चोरी चोरी गए हैं, ये मुझे थोड़ा दुख लगा। अगर बता कर जाते तो शायद वो दुख ना लगता। तो जो उनके जागरूक स्वतंत्र अस्तित्व और आत्मसम्मान का परिचायक है, ठीक है, श्रमशील और स्वतंत्र सत्ता। तो गुप्त जी की सीता का चरित्र भी गांधी युग के अनुरूप विकसित हुआ है, जो श्रमशील, आर्थिक रूप से स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वामिनी है। अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ, मेरी कुटिया में राजभवन माँ मन भाया। मतलब सीता को इन्होंने अपनी केंद्र बिंदु में रखा, रामायण की सीता को, और कहा कि जो गुप्त युग की जो सीता है वो गांधी के युग रूप से या फिर गांधी के युग के अनुरूप विकसित हुई है, जो श्रमशील हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं और अपने पैरों पर खड़ी होकर चलती हैं, और कुटिया को ही राजभवन मान बैठा है। ठीक है, युगानुकूल पूर्ण विश्लेषण करते हैं। उन्होंने रामचरितमानस की कैकेयी के चरित्र को भी मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में ढाला और उससे पश्चाताप के बोल बुलवाए, जिससे उसके पापों का विमोचन हुआ। मतलब रामायण की जो कैकेयी है उनको इन्होंने मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में उतार दिया और उनसे पश्चाताप के शब्द बुलवाए, जिससे उनको पापों का विनाश हुआ। तो गृहिणी के तौर पर भी इन्होंने नारी भावना में गृहिणी और राष्ट्रीय भूमिका का समन्वय देखने को मिलता है। वे नारी जो शिक्षिता थी, आत्मसम्मानी और राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका के पक्षधर तो थे, किंतु यह सब परिवर्तन गृहिणी के रूप में उसकी पारिवारिक भूमिका को हटाकर नहीं चाहते थे। यह भी उनकी अतीत मूलक सुधारवादी दृष्टि को दर्शाता है। मतलब गृहिणी और राष्ट्रीय भूमिका के समन्वय की अगर बात करें तो गुप्त जी के समय की जो नारियां शिक्षित थी, आत्मसम्मानी थी, राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले सकती थी, लेकिन इन्होंने उन सबको इन सारी चीज़ों में रखा, लेकिन उनको गृहिणी से दूर नहीं किया। लेकिन किंतु यह सब परिवर्तन गृहिणी के रूप में पारिवारिक भूमिका को हटाकर नहीं चाहते थे। मतलब नहीं चाहते थे कि पारिवारिक भूमिका जो है उसको हटाकर इनको राष्ट्रीय आंदोलन में लाया जाए। इन सारी चीज़ों के रहते हुए भी इनको रखना चाहते थे। ठीक है, तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बोलेंगे कि मैथिली शरण गुप्त के काव्य के मूल स्वर राष्ट्रीय नवजागरण, किसान जीवन और नारी भावना तत्कालीन युग की मांग थे। उन्होंने खड़ी बोली को माध्यम बनाकर उन विषयों को अत्यंत सरल, सहज और भावनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। उनकी जो कलानुसरण की क्षमता है, जिसमें मतलब काल के अनुसार वो ढल जाते हैं, परिस्थिति के अनुसार अपनी कविताओं को बदल लेते हैं। तो उन्होंने पूरे आख्यानों जैसे रामकथा में भी युगानुकूल परिवर्तन किए और गांधीवादी नैतिक विचारों को आत्मसात किया। उनकी रचनाएं केवल साहित्यिक कृति नहीं थी, बल्कि देशभक्ति, सामाजिक सुधार और आत्मसम्मान की भावना भरने वाला एक सशक्त माध्यम थी, जिसने उन्हें हिंदी साहित्य में राष्ट्र कवि की उपाधि दिलाई। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर चैनल के साथ जरूर बने रहें। और एक बात बता दूँ, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसको हम लोगों ने इस वीडियो में देखा, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको ऑलरेडी कवर कर दिया गया है, जो कि प्ले लिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। लेकिन अब हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे चौथे नंबर प्रश्न की। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग इस नए प्रश्न के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।